हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कबन उपन्यास का अध्याय 23 कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने देखना चाहा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं कबन उपन्यास का अध्याय 23। एक सप्ताह हो गया, रामा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रामानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रामा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कोई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जल्पा का सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं इसी के कारण उसने प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो थोड़ी सी तो उनकी आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझती थी। जल्पा पर किसी को दया नहीं आती। कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कोई मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय में से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उसकी सूरत यूं ही मोहरिमी थी। उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कोई बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तगाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी की देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। कि उसी वक्त जल्पा आ पड़ी। ये शब्द उसके कान पर पड़ गए। ये 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उसके सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हीं ही या समझा दूंगी या उसके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे देगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सफराज के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जल्पा, उसके गहने मौजूद है, केवल 2-4 बार पहने हुए हैं। वह तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। यह कहती हुई वो ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जल्पा को इन शब्दों का स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जल्पा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों को खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए तो मैं खोजती हुई दफ्तर गई। तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ी गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच निकले तो जो कहो दूँ। जल्पा ने हबहबाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जल्पा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उसमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराई हो, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जल्पा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती है। चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जल्पा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वालों यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं।
तब तक जीता ना छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जल्पा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर एक दो चीज़ देखूंगी, बस। मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने तो कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जल्पा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उनसे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने की चाहती हूँ। जल्पा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनाने में महीनों की झंझट। अगर सब्र न आता तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है? मसूलो ढोल बजाऊं? 600 का था ना? जल्पा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों शराब की दुकान पे खाक छानी पड़ी थी। चढ़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जल्पा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन का मुख में एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंकाल के को पारस मिल गया हो। यही अस्मिक आनंद का चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर्ग से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूँ तो कुछ हरज है? जल्पा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएगी। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तब खर्च ना हो जाए। मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जल्पा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए कहा। निकली तो उसका दिल महोस उठा। उसकी कलाई पर वह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जल्पा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूँगी, जल्दी ही क्या है। जल्पा ने उसकी ओर बख्श करके कहा, क्यों? क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारे खातिर दे रही हूँ, नहीं तो मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्लीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? तुम्हें इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं हैं। मेरा मन करता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे हमारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकील का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी तो तड़प उठे। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा। रतन ने विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण में मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चीर सने को याद दिला दी हो जिसके नाम से वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, उनका जितना अनुराग है, वे सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण ये वे इस अवस्था का इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊँ? जल्पा, जाऊँगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा सा लगता। मन डाल दौड़ता फिरता है, समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझसे जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं अब उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिसमें प्रेम होता है उसमें हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जल्पा ने देखा कंगन का बॉक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेते जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़ी जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है? अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जल्पा, नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी।
मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जल्पा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जल्पा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानंद के पास जाकर बोली, यह रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए मैं भी जल्दी ही दे दूंगी। दयानंद ने छेप कर कहा, रुपए कहाँ, मिल गए। जल्पा ने निसंतोष होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानंद उसका मुंह ताकने लगे। इसी के साथ हमारा 23 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 24 अध्याय में अगले एपिसोड में प्रवेश करेंगे। यदि आप लोगों को उपन्यास गबन उपन्यास सीरीज अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 24 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।